हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज जो हम टॉपिक लेने वाले हैं वो है स्टेप्स ऑफ हाइपोथेसिस के जो टेस्टिंग करते हैं उसके स्टेप्स यानी हाइपोथेसिस के बारे में पढ़ने वाले हैं। सारी चीज़ें पढ़ेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सब कि हाइपोथेसिस की ज़रूरत क्यों पड़ती है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्यों बनाते हैं हम हाइपोथेसिस, और उसके बाद चलेंगे उसके स्टेप्स पे। सबसे पहले हाइपोथेसिस की बात करते हैं। तो हाइपोथेसिस की बात करते हैं तो छोटा सा स्टेप हम उठाएंगे। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं इस पॉपुलेशन की, ठीक है। ये हमारी क्या है, पॉपुलेशन है। क्या क्या टेस्टिंग करते हैं, क्या क्या होगा वो सब देखें, ठीक है। पूरा सेमेस्ट्री है और उस सेमेस्ट्री के लिए जो मीन है वो μ0 है और स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा है। इस पॉपुलेशन में से हम हो सकता है एक सैंपल निकालें, दूसरा निकालें, तीन निकालें, वो अलग अलग चीज़ें हैं, जब हम डिटेल में बात करते जाएंगे। सबसे पहले मान लो मैंने एक इसमें से सैंपल निकाला, ठीक है। ये मेरा सैंपल है जो इस पॉपुलेशन से मैंने ड्रॉ किया। इसी से स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसका मीन है वो म्यू है और मान लेते हैं कि इसका स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा एस है, या कई बार एस भी लिख देते हैं, सिर्फ एस भी लिख देते हैं। अब देखिए, हाइपोथेसिस की ज़रूरत क्यों पड़ती है, ये हाइपोथेसिस है क्या, भला क्या बताएगा हमें। तो जब मैंने इसमें से सैम्पलिंग की, यहाँ से यहाँ तक निकाला, यानी कुछ आइटम्स को मैंने सैंपल में शामिल किया और मैं चाहता हूँ इस पॉपुलेशन के बारे में जानकारी करें। तो जब हम सैंपल निकालते हैं तो ये सैंपल से पूरी पॉपुलेशन के बारे में जानना चाहते हैं। यही हमारा पर्पज है स्टैटिक्स का। तो इस पॉपुलेशन के बारे में जानने के लिए देखिए दो चीज़ें, एक तो बड़ा सैंपल हो सकता है, एक छोटा हो सकता है, दोनों की अलग अलग बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं, देखिए लार्ज सैंपल्स की बात कर रहे हैं। तो मैंने इसमें से सैंपल निकाला तो इसमें कुछ आइटम्स थे, x1 x2 जो भी थे, इनको मैंने सेलेक्ट किया, x1 x2 x3 ऐसे, और इनका मीन निकाल लिया। वो म्यू से लिखा मैंने, और इनका स्टैंडर्ड डेविएशन म्यू एस से, या कई बार सिर्फ एस लिख देते हैं, मैं बता रहा हूँ। अब देखिए, इसमें से जो निकाला हमने, सैंपल निकाला, मैं चाहता हूं कि इससे मेरे को इस सैंपल के बारे में पता चल जाए। तो दो सिचुएशन बनती है। सबसे पहली सिचुएशन तो क्या है, देखिए, अगर मान लो मैं ये कहता हूं कि क्यों बनाते हैं हाइपोथेसिस की जरूरत क्यों पड़ती है, तो वो स्टैटिक्स को पढ़ने के लिए पड़ती है कि इसका पॉपुलेशन के बारे में सिर्फ सैंपल ही बता दे। दो चीजें हो सकती हैं। पहला पार्ट तो ये हो सकता है कि अगर हमने जो आइटम लिए वो सैंपल जो लिया वो पूरा इस पॉपुलेशन के बारे में बता दे, सारी जानकारी दे दे, तो हम कहेंगे कि हमारा हाइपोथेसिस क्या हो गया, जो टेस्ट किया वो पास हो गया, ठीक है। क्या है हाइपोथेसिस, अभी बात करेंगे। सेकंड, हो सकता है कि इस पॉपुलेशन के बारे में नहीं दे, यानी जो डिफरेंस आए, किनका डिफरेंस, इनका डिफरेंस लेते हैं, वो आए, तो उससे हमें क्या पता चले, वो किस में आ जाए, क्रांतिक क्षेत्र में आ जाए, बाहर आ जाए, यानी उनका डिफरेंस ऐसा हो, जो वैल्यू है वो क्या आ जाए, क्रिटिकल रीजन में आ जाए, यानी हमारा सिंपल जो स्पेस है, जो वैल्यू है वो क्रांतिक मान में आ जाए, यानी इसका मतलब क्या हुआ, अस्वीकार्य क्षेत्र में आ जाए, ठीक है, यानी सिग्निफिकेंट लेवल के में आए, यानी बाहर की तरफ आए। तो इसका मतलब हम क्या कहते हैं, देखें ये है ना सैंपल स्पेस, ये हमारा नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व की बात करेंगे। जब हम कंटिन्यूस की बात करते हैं, बड़े सैंपल्स की बात करते हैं, तो कंटिन्यूस की बात करेंगे, ठीक है। स्टैटिकल जो है, एक होता है गुणात्मक, ये स्टैटिकल की बात करें जहाँ पे मान ले सकते हैं। तो ये अगर यहाँ आ जाता है, यहाँ आ जाता है, कौन से में, डबल साइडेड में, जिसको द्विपुच्छ बोलते हैं, ठीक है, दोनों तरफ हो, तब हम कह दें कि हमारा रिजेक्ट हो गया, कि टेस्टिंग जो थी वो सही थी या नहीं थी, वो एरर के अंदर आ जाएगा। अब बात करते हैं, सबसे पहले डिफाइन करते हैं कि हाइपोथेसिस है क्या। दो चीज़ें देखते हैं कि ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सैंपल इस पॉपुलेशन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है कि नहीं दे रहा है, यानी जो अंतर आया वो किसकी वजह से आया, क्या सैंपलिंग गलत थी हमारी, जो सैंपल लिया था वो गलत था, या फिर हमने जो आइटम लिए थे उनमें क्या हो गया, फ्लक्चुएशन आ गया टाइम के साथ। तो वो दोनों चीज़ें चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, हाइपोथेसिस का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले पर्पज क्या है, पर्पज यह है कि जो स्टैटिक्स है, बड़ा माइन्यूटली समझना, छोटी सी बात है कि पॉपुलेशन के बारे में पता करना हो विद द हेल्प ऑफ ए सैंपल, तो अब हम दोनों को कंपेयर करके, यानी जो सैंपल है उसकी हेल्प से जो निकालते हैं वही हाइपोथेसिस है। अब हाइपोथेसिस का स्टेप्स का सबसे पहले स्टेप जो आएगा वो क्या होगा, हाइपोथेसिस बनाना। और कैसे बनाते हैं, देखिए सबसे पहले हो गया हाइपोथेसिस का निर्माण, यानी एक अवधारणा है। हाइपोथेसिस का मतलब अवधारणा, एक अवधारणा को बना लिया हमने, एक पॉपुलेशन को स्टडी करने के लिए एक अवधारणा बना ली। जैसे क्या बना लिया हमने, देखो दो चीज़ें हो सकती हैं इसमें, एक तो होता है नल हाइपोथेसिस
ठीक है, नल हाइपोथेसिस, और दूसरा होता है अल्टरनेट, यानी शून्य अवधारणा, और एक होता है अल्टरनेट। इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। देखिए मैं डिटेल में बताता जाऊंगा सारी चीज़ें जो जो हमने पढ़ी हैं अभी तक, उनको कैसे रिलेट करते जाएंगे। तो सबसे पहले अल्टरनेट और नल हाइपोथेसिस। अल्टरनेट क्या है, यानी इसके अलावा जो होगा। अब सबसे पहले मैं मानता हूँ नल हाइपोथेसिस क्या होता है। नल हाइपोथेसिस क्या मानते हैं, इसी को टेस्ट करते हैं। तो हम जो मानते हैं वो ये मानते हैं कि जो पॉपुलेशन के जो स्टैटिक्स हैं, ठीक है, पॉपुलेशन के स्टैटिक्स यानी मीन है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, ठीक है, उनकी बात करें, और जो सैंपल लिए हमने उनकी बात करें, तो उन दोनों में जो डिफरेंस है वो है ही नहीं, ये हमारा नल हाइपोथेसिस बनेगा। तो नल हाइपोथेसिस क्या बताता है कि जो हमने सैंपल लिया और वो ये दोनों लिए, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, यानी जो अवधारणा है उसमें कोई चेंज नहीं होगा, जो हमने मान रखा है वही सही है। यही नल हाइपोथेसिस है और कुछ नहीं है। इसको टेस्ट करना है। नल हाइपोथेसिस यानी पॉपुलेशन और जो सैंपल लिया है उनके मानों में कोई अंतर नहीं है, अगर हम सैंपल और पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं। और अगर इसी से मैंने दो सैंपल लिए हुए हैं और उनको कंपेयर करना चाह रहा हूँ कि इस सैंपल और इस सैंपल फर्स्ट, ठीक है, और सैंपल सेकंड, इनको कंपेयर कर रहा हूं, तो इनको मान लूंगा कि इन दोनों सैंपल्स के मानों में कोई अंतर नहीं है। यही मेरा नल हाइपोथेसिस है और कुछ नहीं है। तो नल हाइपोथेसिस क्या है, जो ये बताता है कि नो डिफरेंस, यानी अंतर ही नहीं है दोनों में, नो डिफरेंस, या दोनों स्टेटमेंट एक ही हैं, दोनों एक ही चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, वही नल हाइपोथेसिस है। इसको H0 से लिखते हैं। जीरो का मतलब हो गया नल, जीरो का मतलब कुछ भी नहीं, जीरो मतलब नल का मतलब भी क्या होता है, कुछ नहीं होता, उसका मतलब H0। इसको रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मैं कहता हूं कि इसका मीन क्या है, म्यू है, और इसका मीन पॉपुलेशन का μ0, तो मैं कहता हूं कि म्यू है ना वो μ0 के बराबर है। यानी हमने अवधारणा बना ली कि हमारा जो सैंपल है वो बिल्कुल सही है, और जब सही होगा तो इनका और इनका कंपैरिजन करने पे एक मान आएगा, वो तो एक बिंदु वाला हो गया। लेकिन हम बिंदु नहीं, इंटरवल लेते हैं, देखिए अंतराल लेते हैं कि थोड़ा बहुत वाइड हो, थोड़ा बहुत चल सकता है, वो लेते हैं। तो ये मेरा क्या हो गया, म्यू इक्वल टू μ0, ये नल हाइपोथेसिस होगा। अब अल्टरनेट, इसके अल्टरनेट दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए, मैं कह दूं कि एक तो अल्टरनेट हाइपोथेसिस को HA का मतलब अल्टरनेट, या फिर H1 से भी लिख सकते हैं, दोनों ही लिखते हैं। ये क्या बन सकते हैं, ये दो तरीके से बन सकते हैं। देखिए पहला मानता हूं कि म्यू जो है ना, इसका मीन इससे बड़ा है, या दूसरा ये हो सकता है, और ये भी लिख सकता हूं। ये कब होगा इसका भी डिस्कशन करेंगे कि नल हाइपोथेसिस जो अल्टरनेट है वो क्या है, लेस देन μ0 आ रहा है। और एक और हो सकता है जो थर्ड है, वो यहाँ लिख देता हूं मैं। थर्ड वाला क्या है, वो ये कहता है कि HA क्या है, म्यू इज नॉट इक्वल टू μ0 है। अब देखिए दो चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी कि नल हाइपोथेसिस का मतलब उनमें कोई अंतर नहीं है, यानी हमने जो सैंपल लिया और जो पॉपुलेशन जो चीज़ें दे रहा है वही सैंपल दे रखा है, यानी अंतर नहीं है, उनमें कोई डिफरेंस नहीं है, ये नल हाइपोथेसिस हो गया। अब अल्टरनेट में क्या हो सकता है भाई, ये जीरो इक्वल मान लिया, ये जब सही नहीं होगा तो इसका मतलब इसका अल्टरनेट सही होगा, और जब अल्टरनेट सही होगा तो ये सही नहीं होगा। ये सिंपल सी बात है। अब देखिए इसमें हो सकता है कि हमने ये मान लिया कि जो म्यू है, यानी जो सैंपल लिया हमने, सैंपल स्पेस लिया है, उसका मान, उसके मीन का मान इससे ज़्यादा है। अगर मीन के लिए कर रहे हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए कर रहे हैं, तो स्टैंडर्ड डेविएशन से ज़्यादा है। या दोनों सैंपल्स को ले रहे हैं तो मैं कह दूंगा μ1 इज़, इसके लिए फिर μ1 लिखूंगा और μ2 लिखूंगा इसके लिए। तो μ1 इज़ ग्रेटर दैन μ2 या μ2 इज़ ग्रेटर दैन μ1, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। वो दूसरा केस होगा जब दोनों सैंपल को आपस में कंपेयर करते हैं, दोनों सैंपल्स को स्टडी करना चाहते हैं। अब मैं चाहता हूँ पॉपुलेशन का इससे, तो क्या करूं, ये कहता है कि म्यू इज नॉट इक्वल टू μ0। जब नॉट इक्वल है तो इसका मतलब यहाँ पे क्रिटिकल रीजन, ये जिसको α/2 इधर बन जाएगा, α/2 ये मेरा नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व जो है, नॉर्मल कर्व जो है उसका आधा पार्ट ये हो जाएगा, आधा पार्ट ये हो जाएगा। ये मैंने डिस्कस किया हुआ है, क्रिटिकल रीजन है ये। यानी क्रिटिकल रीजन का मतलब नॉट इक्वल का मतलब क्या हो सकता है, या तो ज़्यादा है, ज़्यादा है तो कौन सा, दाईं तरफ, बाईं तरफ जाएंगे हम। देखिए ज़्यादा है तो किधर, बाईं तरफ चले जाएंगे, इस तरफ का टेस्ट करते हैं। कम है तो इससे पहले वाला करते हैं। इसको हम बोलते हैं, जब ये हाइपोथेसिस ले रहा हूँ मैं अल्टरनेट, तो इसका मतलब
द्विपुच्छ यानी डबल या टू, ठीक है, टू टेल्ड, दोनों टेल्ड शामिल करूंगा। ये तो हो गया कब, जब नॉट इक्वल टू। लेकिन सिर्फ मैं कहता हूं म्यू इज ग्रेटर देन म्यू जीरो, तो इसका मतलब सिर्फ कौन से वाला लूंगा मैं, सिर्फ ये वाला पार्ट लूंगा। किसमें, इस वाले में सिर्फ ये वाला पार्ट लूंगा जिसमें ये मान अब अल्फा नहीं होगा। देखिए समझिए इन चीज़ों को ताकि हाइपोथेसिस में दिक्कत ना आए। और समझना क्या है, देखिए इस वाले केस में जो बना के बताता हूँ कि ये जो मेरा नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व है, टू पार्ट्स में मैंने डिवाइड कर दिया इसको। ये 50% इधर है, 50% इधर है, और इसको पूरे को 1 मान लिया तो 0.5 इधर है, 0.5 है। ये क्या है, क्रिटिकल रीजन। अब इधर क्रिटिकल रीजन नहीं होगा, इधर कोई क्रिटिकल रीजन नहीं होगा। अगर ग्रेटर देन की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब सिर्फ इसी को करूँगा और यही पूरा मेरा क्या होगा, अल्फा होगा, ठीक है। तो 50% तो यहाँ आ गया और 50% कहाँ होगा, 50% ये होगा, उसमें से क्रिटिकल रीजन माइनस कर दूंगा तो ये वाला क्षेत्र बच जाएगा जो क्या होगा 2.3 यानी x बार यानी म्यू प्लस 2.33 सिग्मा। सिग्मा मतलब सिग्मा एस सैंपल की बात कर रहे हैं। तो उस केस में ध्यान रखना राइट वाला बनेगा अल्टरनेट हाइपोथेसिस, सिर्फ ज़्यादा को कर रहा हूँ, ये सॉरी लेफ्ट वाला बनेगा, उस तरफ की तरफ बनेगा। अगर मैं इससे कम ले लेता हूँ, कौन से वाला, दूसरे वाला पार्ट जिसको मैं ब्लैक कलर से देखिए लिख देता हूँ, ये वाला जो होगा, तो उस केस में मेरा जो हाइपोथेसिस बनेगा वो होगा वो फिर ही वन साइडेड ही होगा, एक तरफ ही होगा। एक पूछ, ये तो डबल पूछ होगा, ये क्या होगा, एक पूछ, ठीक है, ये भी क्या एक पूछ है। लेकिन अब इधर की तरफ नहीं, लेस यानी इधर की तरफ चलेंगे, ये मीन होगा, तो इधर वाला ये वाला जो होगा ये अल्फा बनेगा, ठीक है। और जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रांतिक क्षेत्र बोलते हैं, या क्रिटिकल रीजन बोलते हैं, या फिर अस्वीकार्य क्षेत्र बोलते हैं, जहाँ पे हमारा नल हाइपोथेसिस स्वीकार नहीं होगा यानी असत्य होगा। असत्य का मतलब, इसका असत्य होने का मतलब जो हमने सैंपल लिया है वो एक्चुअल में पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं किया। यानी इसमें दो चीज़ें हो सकती है, या तो हमने सैंपल ही दूसरी पॉपुलेशन से ले लिया, जो हमारा ऑब्जेक्ट था ना उससे नहीं लिया जो पर्पस था, या फिर हमने जो सैम्पलिंग की है उसमें कहीं मिस्टेक की है, जो चाहते थे वो नहीं आ पा रहा है। तो अगर इस रीजन में आ जाता, किसमें, एक पुछ में, एक पुछ कैसे हो सकता है, ग्रेटर देन का हो सकता है, लेस देन का, लेस देन है इस साइड आएगा, ग्रेटर देन है सिर्फ उस साइड आ जाएगा, ये रहा। और दोनों लेते हैं तो इसमें देखिए ये अल्फा है, दोनों तरफ लेते हैं तो ये अल्फा/2 अल्फा/2 दोनों पार्ट बनेंगे क्रिटिकल रीजन में। तो ध्यान रखना, अगर नॉट इक्वल टू 0 है, म्यू इज नॉट इक्वल टू म्यू 0 अल्टरनेट वाला, तो इसका मतलब द्विपुच्छ क्या कर रहे हैं, हम टेस्ट कर रहे हैं। चलिए दोस्तों सेकंड स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। और सेकंड स्टेप क्या है हमारा, सेकंड स्टेप है स्वीकार्य क्षेत्र का निर्धारण करना, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस बताना कि किस लेवल पे हम चेक करना चाहते हैं। और इसको फिर से समझते हैं, देखिए यहीं पे थोड़ा सा फिर से इस पे चलते हैं। हमने डिस्कस किया अभी कि द्विपुच्छ है या एक तरफ से करना है टेस्ट, हमारा अल्टरनेट हाइपोथेसिस कैसा बनेगा वो डिपेंड करेगा। उसके बाद करते हैं, देखिए सबसे पहले हमें निर्धारित करना है कि किस लेवल पे चेक करना चाह रहा हूं। यानी मैं इस जो कर्व है, मेरा नॉर्मल कर्व है, उसको कितने भागों में डिवाइड करना चाह रहा हूं। ये 0 हो गया, इधर प्लस लिखते हैं, इधर माइनस, यानी मीन को 0 मान के, ठीक है, शिफ्ट करके ओरिजिन को कर सकते हैं, आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस नॉर्मली हम जो डिवाइड करते हैं वो 95% और 99%, या मैं कह दूं 0.95, ठीक है, या 0.99 लेवल लेते हैं, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि ये जो नॉर्मल जो पॉपुलेशन थी जिसका डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है, वो पॉपुलेशन 3 हिस्सों में डिवाइड कर दी। कौन से, अगर 95% वाले की बात करता हूं तो इसका मतलब मैं इसको इस तरीके से डिवाइड करूंगा कि यहाँ पे 95% क्या आ जाए, एरिया आ जाए इस बीच में, स्वीकार्य क्षेत्र जिसको बोलते हैं, ठीक है। और रिजेक्टेड रीजन यानी जिसको हम अल्फा बोलते हैं, ठीक है, ये अल्फा एरर जो है उसकी बात करेंगे अभी, उसको उसमें आ जाए। यानी ये जो क्षेत्र है वो कितना है, ये 95% एरिया कवर कर रहा है, यानी हमारी पॉपुलेशन 95% यहाँ है, बाकी 5% यानी अल्फा/2 और अल्फा/2 इधर है, ठीक है, अल्फा मतलब टोटल है वो, अल्फा/2 इधर है, अल्फा/2 इधर है,
कब कैसे निर्धारित हुआ? क्योंकि ये द्विपुछ है इसलिए निर्धारित हुआ। एक पुछ होगा यही वन टेल्ड होगा तो ये हट जाएगा, सिर्फ अल्फा आ जाएगा। इधर वाला होगा तो कम वाला होगा तो इसका मतलब इधर अल्फा आ जाएगा, ये हट जाएगा, दैट वी नो। अब देखिए इसको निर्धारित कर दिया, ये हमारा जो बना क्रांतिक क्षेत्र बन गए ये और ये दोनों मिला के। अगर मैं टेस्ट जो हमारा वैल्यू है किसकी वैल्यू निकालते हैं? वही z की वैल्यू निकालते हैं। z क्या है? ये होता है म्यू माइनस म्यू जीरो, ठीक है, अपॉन सिग्मा एस। एस क्या है? सैंपल का है। अगर सैंपल का नहीं दे रखा होता तो हम यहाँ पे स्टैंडर्ड एरर को काम में लेते हैं, जो कि क्या होगी? सिग्मा अपॉन रूट एन होगी, ध्यान रखना। और सिग्मा क्या है? पूरी पॉपुलेशन का क्या है? मीन स्टैंडर्ड डेविएशन है, ठीक है, प्रमाप विचलन है। तो ध्यान रखना, अगर सैंपल का मैंने निकाल लिया तो ये यूज करूंगा, सैंपल का नहीं दे रखा तो ये यूज करेंगे। तो ये म्यू माइनस म्यू जीरो क्या है? दोनों मीन का डिफरेंस है। कई बार यहाँ पे क्या लिख देते हैं? एक्स बार माइनस म्यू लिख देते हैं, वो जो भी है। अगर पॉपुलेशन के लिए मीन ये है और सैंपल के लिए है, इन दोनों का डिफरेंस। अगर ये डिफरेंस मेरे को चेक करना है 95% लेवल पे, कि मैं 95% श्योर कह दूं कि मेरा पॉपुलेशन और सैंपल जो है दो चीज़ें हैं वो एक ही रिजल्ट दे रखी है, 95% ट्रू है, तब तो ये हो गया मेरा सिग्निफिकेंस लेवल। सिग्निफिकेंस लेवल क्या होगा? लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस होगा 95%। और अगर 95 नहीं लेना, मेरे को 99 लेना है, तो ये रीजन थोड़ा सा और खिसक जाएगा इधर, और ये थोड़ा इधर और खिसक जाता है, और ये अब मेरा क्या हो गया? 99% एरिया कवर होगा, यानी 1% यहाँ बचा, यानी 0.05 इधर बचेगा, 0.05% यहाँ बचेगा। हम लोग परसेंटेज लिखें तो 0.5% इधर बच जाएगा, और परसेंटेज को हाफ को लिखूँ तो ये इतना एरिया, अगर इसको पूरे को 1 मान लिया, ठीक है। परसेंटेज में लिखूंगा तो इसको देख लेना, देखिए 0.05 नहीं लिखेंगे, फिर लिखेंगे हम 0.5%, ठीक है। वो आप समझते हो, सिंपल सी चीज़ें हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 0.5% जिसको बोलते हैं। तो 0.05 ये हो गया। तो सिग्निफिकेंस लेवल पॉइंट किस में होगा? या तो 99% पे चेक करते हैं या 99 पे, जनरल में ये करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? सिग्निफिकेंस लेवल डिफाइन कर दिया कि मेरे को 99% की शुद्धता चाहिए, और जब मेरे को शुद्धता चाहिए तो इसका मतलब क्रिटिकल रीजन है वो थोड़ा कम हो जाएगा। किस में? जब 99% पे चेक करूंगा, और जब इस पे करूंगा 95 पे वो बढ़ जाएगा। अब 99% वाले में क्या सीमाएं क्या होंगी, लिमिट्स क्या होंगी, एक बार पहले भी डिस्कस कर चुके हम, ठीक है। तभी अब मैंने अलग अलग टॉपिक बताए थे आपको। 95% का मतलब हो गया मेरी जो सीमाएं होंगी वो क्या होंगी? मीन से, मीन यानी सैंपल मीन से प्लस माइनस कितनी? 2.56 1.96 सॉरी 1.9 90% के लिए अल्फा मतलब वही स्टैंडर्ड एरर या सैंपल का। और अगर 99% ले रहे हैं तो ये हो जाएगी x बार प्लस माइनस, प्लस का मतलब उस साइड जाएगा, माइनस का मतलब इधर जाएगा, और ये होगा 2.56 अल्फ सिग्मा। ये तो लिमिट डिफाइन कर दी। अब इसका आधा क्षेत्र इधर जाएगा, इसको डिवाइड कर लो 2 से, आधा क्षेत्र इधर जाएगा, आधा क्षेत्र इधर जाएगा। किस में? 95% में। 99% में करना है तो इसका आधा क्षेत्र इधर आ जाएगा, आधा क्षेत्र इधर आ जाता है, ठीक है। ये होगा हमारा सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप क्या होगा फिर? सेकंड स्टेप के बाद थर्ड की तरफ बढ़ते हैं कि ठीक है, हमने ये पता कर लिया कि एक बार तो हाइपोथेसिस को मान लिया, नल और अल्टरनेट डिफाइन कर लिए, उसके बाद सिग्निफिकेंस लेवल चेक कर लिया। उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पार्ट आता है वो डिटरमाइन करना है कि किसको हमें क्या करना है? चेक करना है, किसके बारे में हाइपोथेसिस बनाया है हमने, उसी की बात करेंगे। चलिए दोस्तों, थर्ड स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। और थर्ड स्टेप क्या कहता है? हमें किसका परीक्षण करना है? भाई हाइपोथेसिस बना दिया हमने, वहीं डिसाइड हो गया, लेकिन परीक्षण किसका करना है? कौन से सैंपल का करना है? देखिए मैंने इसमें 2 चीज़ें इंक्लूड हो सकती हैं। एक तो मैं कहता हूं कि मेरे को मीन का करना है, ठीक है। मीन कौन से का? किसको कंपेयर कर रहे हो? मैं कहता हूं कि पॉपुलेशन को किससे कंपेयर कर रहा हूं? मेरा सैंपल से कर रहा हूं, मैंने सैंपल बनाया उससे कंपेयर कर रहा हूं। एक तो ये हो सकता है। ये कहता हूं कि मैं हो सकता है, या कह देता हूँ स्टैंडर्ड डेविएशन का करना है, और किससे कैलकुलेशन, किस किस को बीच में? पॉपुलेशन, ठीक है, यूजनी मेरा जो समष्टि है पूरा, ठीक है, पूरा यूनिवर्स है, और ये सैंपल जो मैंने लिया है। या मैं हो सकता है
ठीक है। किसका, प्रतिदर्श का मतलब होगा सैंपल, सैंपल किसका करना, किसका यानी किसको टेस्ट करना, किसके बारे में जानकारी चाहिए हमें, उसका निर्धारण करते हैं। निर्धारण तो पहले हो जाता है कि हमने मान लिया कि अंतर है ही नहीं, वो नल हाइपोथेसिस डिफाइन करते टाइम में मान लिया। या हो सकता है मैं S1 और S2 दो सैंपल ले रखे हैं मैंने, दो सैंपल का क्या करता हूँ, दोनों सैंपल निकाले एक ही किससे, एक ही सेमेस्ट्री से निकाले, एक ही यूनिवर्स से निकाले, एक ही पॉपुलेशन से दो अलग अलग निकाले और उन दोनों को आपस में क्या कर सकता हूँ, उनके अंतर का, या उनको अंतर जो होता है ना, किसका अंतर, मीन का हो सकता है, ठीक है, मीन का अंतर या स्टैंडर्ड डेविएशन का अंतर, इनको अंतर मतलब डिफरेंस, इनके डिफरेंस का पता करना चाह रहा हूँ, इसके बारे में पढ़ रहा हूँ। क्योंकि डिफरेंस क्यों बता रहा हूँ मैं, डिफरेंस इसलिए बता रहा हूँ कि नल हाइपोथेसिस कैसे डिफाइन होता है कि दोनों जो सैंपल लिए उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों एक ही रिजल्ट देंगे। और जब पॉपुलेशन से करता हूँ तो कहता हूँ कि पॉपुलेशन और सैंपल में जो स्टैटिक है, स्टैटिक का मतलब जो परीक्षण है, जो प्रतिदर्श के जो निर्धारण करते हैं, ठीक है, परीक्षण किसका कर रहे हैं, तो पॉपुलेशन और सैंपल दोनों में जो मैंने मान निकाले हैं, जो एक हमें पता है और एक पता नहीं है, उनको कंपेयर करेंगे तो कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ क्या करें कि दोनों में डिफरेंस है, वो नल है कि दोनों में डिफरेंस है ही नहीं। यहाँ कह रहा हूँ इन और इन में कोई डिफरेंस नहीं है, तो ये निर्धारण हो गया किसका, परीक्षण किसका करना है, यानी सैंपल के बारे में जानकारी पता कर ली हमने कि कौन कौन से सैंपल की बात कर रहे हैं और कौन कौन से सैंपल को हम निर्धारित करेंगे। फोर्थ स्टेप क्या होगा फिर, फोर्थ स्टेप हमारा होगा, देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इसके बाद हम क्या करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। कैलकुलेशन किसकी, जिसके बारे में कैलकुलेशन यानी जो नॉर्मल होता है कि कैलकुलेशन क्या होगा उसके बारे में, तो उसके लिए किसकी वैल्यू निकालते हैं। देखिए अगर पॉपुलेशन, ठीक है, वृहत क्या है, सैंपल है आपका, प्रतिदर्श बड़ा है, यानी बड़ा किसको मानते हैं, जिसमें n का मान, इकाइयों की मान 30 से ज़्यादा होगा उसको बड़ा मानते हैं, ठीक है, और उससे कम है तो उसको छोटा सैंपल मानते हैं, उसके लिए स्टूडेंट टी टेस्ट किया जाता है, ठीक है। वो हम आगे डिस्कस करेंगे कौन कौन से टेस्ट हो सकते हैं किस किस के लिए। अब हम कैलकुलेशन करते हैं z की, z क्या है, म्यू माइनस म्यू ज़ीरो, यानी सैंपल का मीन, उसका मीन। अगर सैंपल एक पॉपुलेशन को किससे कंपेयर कर रहा हूँ, ये यहाँ डिसाइड कर लिया हमने कि पॉपुलेशन को किससे कर रहे हैं, सैंपल से कंपेयर कर रहे हैं, तो इसको अपॉन में सिग्मा एस, ये मैंने बता दिया आपको, या तो सिग्मा सैंपल स्पेस का क्या हो, स्टैंडर्ड डेविएशन हो, और अगर पॉपुलेशन का पता है हमें तो मैं इसको म्यू माइनस म्यू ज़ीरो अपॉन सिग्मा, सिग्मा मतलब पॉपुलेशन के लिए है ये पैरामीटर, और अपॉन रूट एन लिखते हैं। तो एक ये चीज़ें हम, अगर ये पता है तो ठीक है, अगर पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन पता है हमें तो रूट एन ले लेते हैं। अब देखिए इसका मान निकालते हैं, इसका मान निकालने के बाद एक टर्म और आएगा जिसको बोलते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है, फ्रीडम की कितनी डिग्री है वो भी बताऊंगा, थोड़ी देर रुको। तो ये वाली वैल्यू क्या करेंगे हम, कैलकुलेट करते हैं, और उसके बाद z का मान देखते हैं, जिसके लिए हमारे पास एक टेबल होती है, ठीक है, जो पहले से बनी हुई टेबल है, और उस टेबल में अगर 95% की बात कर रहा हूँ तो इस रीजन में वो आ गया तो मैं कह दूंगा मेरा नल हाइपोथेसिस मैंने एक्सेप्ट कर लिया, मान लिया कि इन पॉपुलेशन और सैंपल में कोई डिफरेंस नहीं है, कि मानों में कोई डिफरेंस नहीं है, यानी जो मेरा सैंपल है वही पॉपुलेशन के बारे में पूरी जानकारी दे देगा। कब, जब इस रीजन में आ जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्वीकार्य क्षेत्र बोलते हैं, ठीक है। और ये कौन सा होगा, अस्वीकार्य, अस्वीकार्य, ठीक है। तो समझ आ गया, यानी ये क्या है, एक्सेप्टेड, नॉन एक्सेप्टेड या क्रिटिकल जिसको बोलते हैं, एक्सेप्टेड नहीं है, समझ आ गया। इसको देखते हैं। अब देखिए एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे, क्या है वो, कि ये हमारी स्टैंडर्ड एरर बोलते हैं इसको। किसकी स्टैंडर्ड एरर है, मीन की है। जब मीन की बात कर रहे हैं मीन की होगी। स्टैंडर्ड डेविएशन को हम अगर कंपेयर करेंगे दो चीज़ों का, तो हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन की एरर लेंगे, ठीक है, स्टैंडर्ड एरर लेंगे, स्टैंडर्ड एरर है, ठीक है, नॉट डेविएशन, स्टैंडर्ड एरर। इसमें देखियो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, म्यू माइनस म्यू ज़ीरो अपॉन सिग्मा, और ये रूट ऊपर ले जाता हूँ, ये तो पता ही ना आपको डिवाइड हो रहा, तो ये इसके अंडर रूट एन आएगा इनटू में। तो यानी देखो एक चीज़ बड़ा इंटरेस्टिंग सा आ रहा है कि जो ये वैल्यूज आएंगी ना जेड की, जितनी बड़ी होगी उतना ही उसके चांसेस होंगे बाहर जाने के अस्वीकार्य क्षेत्र में, यानी जितना डिफरेंस ज़्यादा होगा उतना ही बाहर की तरफ भाग जाएगा वो, सीधी सी बात है भाई। ये अंतर जितना ज़्यादा होता जाएगा ना,
अंतर कम है तो बिल्कुल ये यहाँ पे आ जाएगा, और अंतर बड़ा बढ़ता 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 एक जगह ऐसी आएगी जो अंतर ऐसा आ जाएगा कि बाहर चला गया वो अस्वीकार्य क्षेत्र में, और फिर कह देंगे कि हमारा H0 है ना वो हमें एक्सेप्ट नहीं करना है या करना है। डिसीजन ले लिया हमने कि ये जो भी दावा किया जा रहा था, जो भी हमने बनाया था, क्या अवधारणा बनाई थी, वो गलत है। और ये वैल्यू जितनी कम होगी उतना ही बढ़िया है। अब देखो आप, जैसे जैसे मैं n का मान बढ़ाऊंगा, ठीक है जी, n का मान बढ़ाऊंगा तो देखो गुणा में है वो, तो ये इसकी वैल्यू, अगर ये कम वैल्यू है और ये वैल्यू बढ़ती जाएगी, ये तो फिक्स होगी, ये वैल्यू बढ़ती जाएगी तो इसका मतलब z का मान बढ़ता जाएगा। और z जब यानी n बढ़ा, n क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, तो z का मान भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा, और इंक्रीज होते ही वो क्या आ जाएगा, अंदर आ जाएगा। यानी अगर आप ज़्यादा सैंपल लोगे, देखिए ये चीज़ बड़ी लॉजिकल चीज़ है कि जैसे जैसे n का मान इंक्रीज हुआ z का मान भी बढ़ता गया, और जैसे जैसे n को मैं बढ़ाता गया, हालांकि ये अंडर रूट में एकदम डायरेक्टली नहीं बढ़ रहा है, लेकिन उसके स्क्वायर रूट के बराबर तो आ रहा है ना, उसके प्रोपोर्शनल है। जैसे जैसे बढ़ाता गया तो क्या होगा, ये क्षेत्र है वो और क्लोज आता जाएगा मीन के, यानी ये डिफरेंस उतना ही कम होगा इसका मतलब। और इसका मतलब क्या होता है, देखिए ये हम प्रैक्टिकली सोच सकते हैं कैसे, कि मेरी पॉपुलेशन जैसे जैसे n बढ़ेगा तो सैंपल स्पेस n इतना कर दें कि जितनी पॉपुलेशन है ना उसके आसपास ही आ जाएगी, n को इतना बढ़ा दें, तो ये भी क्या होगा, z इतना बढ़ जाएगा कि ये मीन के बराबर ही आ जाएगा उसके लगभग। तो इसका मतलब n बढ़ने से हमारे हाइपोथेसिस के जो सेलेक्ट होने के चांसेस हैं वो ज़्यादा हैं। ये ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बहुत अच्छा सा बनता है इसमें, कि अगर n बढ़ा दे, सैंपल स्पेस में इकाइयों की संख्या बढ़ा दी जाए, तो नल हाइपोथेसिस के एक्सेप्ट होने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। उसका कारण क्यों है, क्योंकि जैसे जैसे देखो हमने क्या कहा मेरे पास 50 था पॉपुलेशन में, 50 आइटम है, ठीक है, इकाइयां हैं, उसमें से पहले मैंने 5 को टेस्ट किया, फिर मैं बढ़ा के 10 ले लेता हूँ, फिर 25 ले लेता हूँ, और लगभग मैं 45 लेता हूँ। तो अब सारे के सारे तो ले लिए, अब तो इसके सारे गुण आएंगे कि नहीं, और जब इसके गुण आ जाएंगे यानी n बढ़ता गया तो ये z अपने आप ही कम होता जाएगा, सॉरी बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे z बढ़ेगा ये मान बिल्कुल मीन के पास आता जाएगा, यानी हमारा जो टेस्ट है वो स्वीकार होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। क्यों हो जाएगा, उसका कारण ही है, सैंपल छोटा लेना है तो वो इसीलिए उसके लिए हम अलग टेस्ट करते हैं। ठीक है, समझ आ गया होगा। नेक्स्ट पे बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं स्टेप की, और जो लास्ट स्टेप होता है वो होगा आपका कैलकुलेशन आपने कर ली। अब हम बात करेंगे किसकी, लास्ट वन की, और वो क्या है, निर्णय लेना। ठीक है, यानी एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, डिसीजन मेकिंग हो गई। क्या मैं इस स्वीकार्य क्षेत्र में मेरा आता है, यानी मेरा जो मैंने हाइपोथेसिस बनाया था, जो एक अवधारणा बनाई थी किसी चीज़ के लिए, क्या वो सत्य है या नहीं है। अब इसका निर्धारण कैसे आएगा, देखिए इसको हम वैसे ही कर चुके हैं। क्या कर चुके हैं, अगर इस क्षेत्र में आ जाता है तो 99% क्या कह देंगे हम कि निर्धारित है वो, कि बिल्कुल जो हमने अवधारणा बनाई थी वो सही है, सत्य है। और 95% के लिए चेक कर रहे हैं तो इस रीजन में आना चाहिए, तब भी कह देंगे हम 95% पे। तो उसके साथ लिखा जाता है वो कि 95% पर H0 सत्य है, एक तो ये हो सकता है, या फिर हो सकता है 99% पे वो क्या है, सत्य, वो इसका लेवल साथ में लिखा जाता है। ठीक है, तो ये कई बार हम कई चीज़ें मार्केट में लाते हैं, जैसे ट्यूबलाइट वगैरह, उसमें लिखा होता है 2000 आवर्स, ठीक है, ऐसे लिखा होता है ना, ±5 आवर्स या 50 आवर्स। तो ये प्लस माइनस क्या बता रहा है, ये उसके क्या बता रहा है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस बता रहा है कि इससे इतना ज़्यादा भी हो सकता है और इससे कम भी हो सकता है, यानी उस रीजन के अंदर है वो, समझ गए। तो वो प्लस माइनस इसीलिए लिखा जाता है कि कितना आपने लिया। तो 95% पे है या 90% पे, जैसे इसमें 5% लेते तो इसका मतलब इसमें क्या बनता, 10 घंटे कम ज़्यादा हो जाता। ठीक है, 10 घंटे ये लो, प्लस माइनस 99% पे लेंगे तो वो ज़्यादा होता है। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग लिखता है वो। अब देखिए H0 सत्य है, और अगर ये इस रीजन के बाहर आ गया कि ये अंतर इतना ज़्यादा है कि ये इसके बाहर चला गया, अब इसका मतलब क्या हुआ, देखिए एक तो H0 सत्य हो गया, एक हो सकता है H0 असत्य, यानी जो मेरी अवधारणा थी ना, मैंने दिमाग में बना रखी थी कि ये चीज़ ऐसे होगी, वो गलत हो गई। अब इससे क्या मतलब, इसका मतलब क्या हुआ, H0 सत्य होने का मतलब, अगर मैं पॉपुलेशन और सैंपल
दो को कंपेयर कर रहा हूँ, दोनों में से अवधारणा बना रहा हूँ, दोनों का कंपैरिजन कर रहा हूँ, तो मैं कह दूंगा कि जो सैंपल है ना वो इसी पॉपुलेशन से ले रखा है मैंने और इसके सही सही आइटम सेलेक्ट किए हैं, तो इसीलिए इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अगर असत्य है तो क्या कहूँगा कि पॉपुलेशन है ना और ये मेरा सैंपल है, ठीक है, इसको असत्य आने का कारण ये है कि ये जो है ना इससे नहीं लिया गया, मतलब सैंपल है ना वो हो सकता है गलत पॉपुलेशन से ले लिया हो, या हो सकता है कि जो सैम्पलिंग का मेथड था ना वो बाइस्ड ज़्यादा ही था, बहुत ज़्यादा फेवर कर रहा था, यानी इसमें कोई इसका कंपैरिजन नहीं है, ये सैंपल है ना वो इस पॉपुलेशन को तो कम से कम नहीं बता रहा है, ये निर्णय निकलता है और इसी में से बता रहा है, तो ठीक है, बिल्कुल बात है, सही है। अब सत्य होना असत्य होना, अगर ये सत्य हो जाता है तो हमें पता है कि H1 अल्टरनेट क्या होगा, असत्य होगा, और अगर H0 असत्य है तो इसका मतलब H1 सत्य होगा, और H1 का मतलब ये बाहर की तरफ रेंज आ जाएगी, वो सीधी सी बात है। यहाँ अगर H0 है तो ये H1 है, ओके, उस रीजन में। अब एक चीज़ और इसमें इंपॉर्टेंट बनती है, क्या है वो चीज़, देखिए मैं सबसे पहले सत्य की बात करता हूँ। अब मेरे पे है, हमने अवधारणा बनाई और हमने कह दिया कि H0 सत्य है, तो अब चाहे जो आप उसको एक पब्लिश कर दिया, हमने एक जगह लिख दिया, मतलब उसको रिजल्ट दे दिया हमने, रिजल्ट देने के बाद अगर मेरे को चाहिए कि मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ कि ये अवधारणा सही है कि ट्यूबलाइट है ना वो 2000 घंटे जल रही है, ठीक है, सत्य बता दिया, तो हो सकता है मैं इसको एक्सेप्ट कर लूँ, ये मेरे पे डिपेंड करता है। हो सकता है मैं H0 सत्य हो गया, लेकिन क्या किया मैंने, एक्सेप्ट नहीं किया, बट जो अवधारणा थी ना, क्या लिखा मैंने, देखिए H0 सत्य है, ट्रू है, बट नॉट एक्सेप्टेड, यानी इसको एक्सेप्ट नहीं किया मैंने, माना नहीं, तो ये क्या हो गया भैया, हमने कहा कि ये बिल्कुल ऑथेंटिक बात है, हमारी अवधारणा बिल्कुल सही है, लेकिन फिर भी मैं नहीं मान रहा हूँ उसको, तो ये क्या है, इसको बोलते हैं टाइप फर्स्ट एरर, जिसकी बात मैंने पहले भी की थी, टाइप फर्स्ट एरर, जिसको हम क्या बोलते हैं, कंज्यूमर्स रिस्क। इसमें रिस्क है, अभी कंज्यूमर रिस्क बोल दो या प्रोड्यूसर रिस्क बोल दो, कैसे है रिस्क, हमने कहा कि 2000 घंटे चलती है और फिर भी हमने क्या किया, उसको नहीं खरीदा, या प्रोड्यूसर ने क्या किया, 2000 घंटे प्लस माइनस सही आ रहा था, लेकिन उसने कहा ना मैं नहीं बनाऊंगा ये चीज़, ट्यूबलाइट नहीं बनाऊंगा ये, क्योंकि इसमें मेरे को वो लग रहा है, ये एक्सेप्ट नहीं किया मैंने, हाइपोथेसिस ठीक बता रहा है, रिजल्ट ठीक दे रहा है, हमने बहुत सी ट्यूबलाइट्स में से कुछ सैंपल निकाले, लेकिन वो नहीं एक्सेप्ट कर रहा, नहीं कर रहा, तो ये किसकी रिस्क हो गई, कंज्यूमर की या प्रोड्यूसर की रिस्क हो गई, ये टाइप फर्स्ट है, जिसको हम अल्फा से भी लिखते हैं, ठीक है। दूसरा H0 असत्य है, अब आप ही बताना, देखो असत्य है, बट H0 हमने क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, यानी H0 एक्सेप्ट हो गया, गलत था, यानी जो दावा था ना, हमारी अवधारणा थी, दावा था कि वो 2000 प्लस माइनस 10 घंटे चलती है, 50 घंटे चलती है, वो हमने कहा गलत है, यानी वो उस रीजन के बाहर है, अस्वीकार्य चित्र में आ गया, हमारा हाइपोथेसिस ये कहता है, यानी हम स्वीकार नहीं करना चाहते उसको, ठीक है, डाटा ये कह रहे हैं कि हम स्वीकार नहीं कर सकते, फिर भी उसको किसने, उसको मान लिया, किसने, कंपनी ने, जिसने बनाया उसने, या जो भी है, तो इसका मतलब ये क्या होगी, एरर होगी, असत्य, फिर भी मान रहे हो, यानी 2000 घंटे नहीं चल रही है वो, प्लस माइनस 10 में भी नहीं आ रही है, नहीं चल रही, फिर भी कहा नहीं मैं तो बनाऊंगा, तो इसमें रिस्क नहीं है, इसमें तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ है। अगर ये केस मेडिसिन के साथ हो तो देखो आप कि मेडिसिन क्या कर रही है, कोई ट्रीटमेंट नहीं कर रही है, फिर भी मैं लिए जा रहा हूँ, तो इसका मतलब इसके साइड इफेक्ट होंगे, गलत हो गया ना। इसको हम बोलते हैं टाइप सेकंड एरर, जिसको बीटा से लिखते हैं, ठीक है, बीटा से लिख सकते हैं, और ये एरर है ना बीटा, ये ज़्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि गलत होने के बाद भी हम उसको क्या कर रहे हैं, बनाए जा रहे हैं, तो इसका मतलब इसमें रिस्क ज़्यादा है, ये बीटा हो गया। अब किसी भी टेस्ट में देखिए अल्फा कम करेंगे तो बीटा बढ़ जाता है, बीटा कम करेंगे तो अल्फा बढ़ जाता है, कभी भी दोनों जीरो नहीं हो सकते एक साथ। हाँ, कम से कम किया जा सकता है, और वो कम से कम कैसे करते हैं उसके लिए एक लेमा है, जिसको मैं अगले वीडियो में सारी चीज़ें डिस्कस करूँगा।
आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। आपको पूरा कंसेप्ट समझ आया होगा हाइपोथेसिस का। इसको एक एग्जाम्पल की हेल्प से मैं आपको करके बताऊंगा, एक दो एग्जाम्पल, ताकि आपको और डिटेल में बता दूं। एग्जाम्पल तो एक बहाना होगा, वो कैसे कैसे स्टेप हम चलेंगे उसको बताऊंगा, ठीक है। अगर आपने वीडियो पूरा नहीं देखा तो पूरा देखिए, ताकि आपको एक एक चीज़ें पता चल जाए। और जब हम कल या परसों, जब भी नेक्स्ट वीडियो आएगा, जब मैं आपको क्वेश्चन करवाऊँ, क्वेश्चन का मतलब मेरे को क्वेश्चन सोल्व नहीं करना, जब मैं उसके स्टेप बताऊं उस क्वेश्चन की हेल्प से, तो आपको बिल्कुल समझ आ जाए, बिल्कुल क्लियर हो जाए। और जो जो क्वेश्चंस बन सकते थे मैंने कोशिश की सारे उठा लूँ। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन रह गया तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।